बहुत सारे लोग टेलीफ़ोन के माध्यम से मुझसे दवाई लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं। इसमें हर किस्म के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल देखकर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं और दूरी होने के कारण वो मेरे पास आ नहीं पाते, इसलिए टेलीफ़ोन से वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेरे रेगुलर पेशेंट हैं क्लिनिक पर, उनके कुछ जानकार जो दूर दूर होते हैं वो लोग होते हैं। तो हर तबके के लोग होते हैं, उसमें आम जनता होती है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, सभी लोग होते हैं। तो ये जो केस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आज, ये एक साइंटिस्ट हैं और 15 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं शौक के कारण। तो यानी जब ऐसे लोग दूसरे प्रोफेशन से जब लोग ऐसी प्रैक्टिस करने लगते हैं तो उनका डेडिकेशन होम्योपैथी के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी तरह इसने यूट्यूब से मुझे देखा, इम्प्रेस हुए और इन्होंने अब अपना केस मेरे को देने की पेशकश की, कॉल किया। तो मैं अब यहाँ आगे वीडियो जो भी ये ऑडियो सुनवाऊँगा ये पेशेंट की आवाज़ में होगा। तो मैं यहाँ सभी व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि जब भी वो लोग मुझे केस देंगे कभी भी, तो उनका अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा इसमें केस में, तो मैं पेशेंट की मर्जी यानी उसकी कंसेंट लेने के बाद उसकी आवाज़ का इस्तेमाल यूट्यूब पर ये वीडियो बनाने के लिए करता हूँ। और उसकी कंसेंट के बावजूद भी उस ऑडियो क्लिप को मैं एडिट करता हूँ ताकि उस पेशेंट की आइडेंटिटी पूरी तरह से छुप जाए। तो इसलिए बिना पेशेंट की मर्जी के मैं ये सब नहीं करता हूँ। तो अब मैं आगे जो सुनवा रहा हूँ वो पेशेंट की आवाज़ होगी। हेलो हेलो सर। सर मुझे 2-3 दिन से टेम्परेचर आ रहा है। हाँ बढ़ता चलता बढ़ता है, वो कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी चल। तो मैंने पल्सेजिल लिया था। हाँ। थोड़ा सा आई हैव टेकन पल्सेजिल एंड स्टेमोनियम। कब? अभी 2 दिन में? हाँ नहीं, 2 दिन में 3 दिन में। पल्सेजिल एक दिन लिया था। हाँ, 2 दिन। तो परसों से मुझे टेम्परेचर है, सडनली एकदम आया था वो टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर आया मुझे पता नहीं। हाँ। तो आई डोंट नो हाउ इट हैज कम। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टेमोनियम भी लिया था। मैंने बोला कुछ क्या गड़बड़ है। हाँ हाँ। तो अभी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा अभी, क्योंकि हाँ। और मुझे वो क्रॉनिक डाइजेशन प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डाइजेशन। हाँ। उसकी वजह से कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहते हैं हमेशा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है। हाँ, क्रॉनिक डाइजेशन। I am controlling with food, but still there is some problem with me. If I take something heavy, हाँ हाँ। it immediately it gives effect. ऐसा है। तो अभी 2-3 दिन, अभी मुझे परसों से 105 टेम्परेचर चला गया। हाँ। तो अभी 102 तक है। कल मैंने फिर वो स्टेमोनियम लिया था तो उसको टेम्परेचर थोड़ा कम है, लेकिन फिर से बढ़ गया। तो अभी क्या करूँ मैं समझ नहीं आता मुझे। और थोड़ा सर्दी भी है, खांसी भी है। अच्छा। अभी मतलब और बेसिकली सर मैं आपको मालूम होगा, आई एम बेसिकली साइंटिस्ट और मैं आई कन्वर्टेड इनटू होम्योपैथ। साइंटिस्ट क्या करते हैं? क्या रिसर्च करते हो? साइंटिस्ट मतलब आई वाज वर्किंग इन, मतलब साइंटिस्ट एफ ग्रेड में था मैं। आई वाज वर्किंग साइंटिस्ट एफ ग्रेड। तो उसमें मेरे को रिटायर, आई गॉट रिटायर्ड इन 2008, बट आई स्टार्टेड होम्योपैथिक प्रैक्टिस राइट फ्रॉम द 2000। तो मैं थोड़ा क्योंकि उस समय जॉब में था तो उस समय मैं नहीं कर पाया था, लेकिन अभी फुल फ्लेज हो गया हूँ अभी से। तो लेकिन आपकी मेथड से मुझे बहुत कुछ फायदा हुआ है। आई एम अप्लाइंग इट टू सो मेनी पेशेंट एंड दे आर गेटिंग क्योर, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट अप्लाइंग इट टू मी। आई एम नॉट गेटिंग सम बायसिंग या समथिंग, आई डोंट नो। लेकिन मैं मिसेज को भी दे रहा, बाकी पेशेंट को भी दे रहा हूँ, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए अभी आपको मैंने कंसल्ट किया। आई सेंड यू 2000 रुपीज सर अभी जस्ट। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। ओके, मैसेज आपका देख लिया मैंने। ओके ओके। तो अभी मैं क्या, अभी और क्या आपको मैसेज चाहिए? अभी मुझे नींद में भी थोड़ा सा रेस्टलेसनेस रहता है। हाँ। नींद में, और नींद ठीक से बराबर नहीं आता है, मतलब अभी ड्यूरिंग द फीवर। अच्छा। और थोड़ा गरम हाइट लगता है थोड़ा, लेकिन यही है थोड़ा सा। नहीं तो फीवर को लेके कुछ चिंता लग रही है क्या आपको? किसको?
बुखार को लेके? हाँ सर, बुखार को चिंता तो है, क्योंकि मुझे जो मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ, चिंता तो है। क्या चिंता आती है? चिंता है नहीं, अब क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो, क्योंकि अभी तक तो मेरा ठीक हो रहा था, कभी जब मेरे मरीज से, अभी इसमें नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं बोला कि क्यों हो नहीं रहा। नहीं, क्यों का मतलब कोई सीरियस बीमारी है या क्या? ऐसे कुछ क्या डर क्या? नहीं, अभी मैं कम से कम 2-3 साल से बीमार हुआ हूँ पहले। हाँ। लास्ट 2-3 मैं मोर देन 2 ईयर। तो उस समय मुझे अपने आप को मैं ठीक कर देता था, तो अभी लेकिन ठीक नहीं हो रहा, 2-3 दिन से देख रहा हूँ मैं। हाँ, क्या होता है तो नहीं, चिंता तो है। हाँ, मतलब ये चिंता आ रही है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। हाँ, ठीक है। क्या गड़बड़ है अंदर, क्या नहीं है, ऐसे ढूंढ रहे हो ना आप? हाँ। ठीक। तो आप अभी ना प्लम्बम मेटालिकम ले लो। अच्छा, प्लम्बम मेटालिकम। हाँ, और मुझको 8 बजे वापस फोन करके बताना क्या पोजीशन। कब करना है सर फोन आपको? 8 बजे करना, 8 साढ़े 8 के बीच में। ओके, प्लम्बम मेटालिकम 200 का। हाँ, ओके, ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। पेशेंट के किन रूब्रिकों को मैंने लिया वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एंग्जाइटी, फियर विद, ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम, जेस्चर्स मेक्स ग्रोपिंग एज इफ डार्क इन दी लाइट डिजायर फॉर। तो अगर इन रूब्रिकों को रिपर्टरी में एनालाइज करते हैं तो हमको 4-5 दवाइयाँ मुख्य रूप से सामने आती हैं, जिनमें 4 रूब्रिक कॉमन हैं: प्लम्बम, कैलकेरिया कार्ब, स्ट्रामोनियम, फास्फोरस और इग्निस। तो अगर अब कैसे हम प्लम्बम को इन सब दवाइयों से अलग करें? वैसे तो रिपर्टरी में दिया हुआ है चार्ट में कि प्लम्बम के 4 सिम्टम में मौजूद है। कैलकेरिया, स्ट्रामोनियम और फास्फोरस इग्निस तीन सिम्टम को कवर कर रही है, पर ये दवाई के सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो दवाई का सिलेक्शन चाहे किसी मेडिसिन के रूब्रिक कम कवर हो रहे हों दूसरी दवाइयों के मुकाबले में, पर उसका अपना व्यक्तित्व अगर अलग किस्म का है तो फिर एक रूब्रिक के बेसिस पर भी दवाई का सिलेक्शन किया जा सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि हम जो कुछ सेलेक्ट करते हैं वो पेशेंट की वर्तमान मानसिक अवस्था, मतलब प्रेजेंट मेंटल स्टेट, उस पे सेलेक्ट करते हैं। और वो प्रेजेंट मेंटल स्टेट कौन से रूब्रिक के द्वारा रिपर्टरी में दिखाई गई है, तो रूब्रिक सिर्फ उस चीज़ का एक इशारा मात्र है। तो वो मेंटल स्टेट एक रूब्रिक के द्वारा भी पूरी तरह से डिस्क्राइब की जा सकती है। कभी कभी होता है ऐसा कि एक रूब्रिक ही उसकी मानसिक अवस्था को पूरी तरह से समझाने में, व्यक्त करने में सक्षम है। कभी कभी बहुत सारे रूब्रिक लेने पड़ते हैं, तब पेशेंट की प्रेजेंट मानसिक स्टेट हमको समझ आती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो प्लम्बम है उसकी मानसिक अवस्था जो वर्तमान पेशेंट की मानसिक अवस्था है दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए हमने प्लम्बम मेटालिकम का सिलेक्शन किया था। अब मैं इन रूब्रिक्स का एक्सप्लेनेशन तो मैं बाद में दूंगा आपको, परंतु अभी मैं फिलहाल पहले वो सारे वार्तालाप आपको सुनवाना चाहता हूँ जो पेशेंट के साथ हुए, ताकि आप समझ सकें कि दवाई का क्या असर हुआ, आपको ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़े। और फिर आपको अगर समझनी होगी दवाई तो फिर मैं लास्ट वाला तक वीडियो देखते रहें, ताकि आप सीख जाएं और अपने नए मरीजों पर इसको सफलतापूर्वक प्लम्बम मेटालिकम को लगा सकें। हाँ, तो उससे कुछ अगर ऐसा टेम्परेचर उतनी है 100 जो टेम्परेचर चल रहा है, 730 को मैंने दिया था टेम्परेचर, खाना खाने के बाद अभी कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा डलनेस बहुत है, डलनेस, और खाना भी भूख भी नहीं है और प्यास भी नहीं है। नहीं, बुखार था आपको तो शायद। क्या सर? बुखार था अभी तो आपको शायद। हेलो, 102। नहीं, उसमें जैसे भी था
जो एक चिंता सी थी, क्या था, क्या हो गया, कैसे हो गया, वो सब चिंता थी, कैसी लग रही है तुम्हें? इसकी तरफ से माइंड कुछ रिलैक्स हुआ, नहीं हुआ? वो चिंता अभी वो तो नहीं है, अभी चिंता तो नहीं है। चिंता नहीं है ना, माइंड इधर से हट गया है ना? हाँ हाँ हाँ, चिंता नहीं है अभी। हाँ, हाँ सही है। एकदम बेचैन से थे ना कि ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। हाँ ओके। हाँ, ऐसा तो सब फिर कुछ। मैं कंटिन्यू करूँ क्या उसको, मतलब अभी रात में यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर क्या क्या करेंगे? नहीं, रात में बढ़ जाएगा तो आपको पैरासीटामोल लेनी है। ये दवाई का तो यही, अभी रिपीट कर लो इसको एक आध बार। और 3 बार ली थी, एक ही डोज लिया है? हाँ एक ही डोज लिया, एक ही डोज लिया। एक डोज लिया है तो और भी ले सकते हो उसको 2-3 बार। अब रात को अगर आपको लगे ना बुखार बढ़ गया है, उससे तंग अगर हो ओके तो पैरासीटामोल लेना है। अगर तंग नहीं हो, बर्दाश्त लायक हो आराम से, तो फिर नहीं लेना है। हाँ, क्योंकि ये तो कई दिन का हो गया है, तो अब ये तो आसानी से ऐसा तो नहीं तो कभी अभी तक लिया ही नहीं था। नहीं लिया तो मत लो। हम ये नहीं कह रहे कि आपको लेना ही है। ओके, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको दुखी हो तो ले लेना। अच्छा। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं होती उसमें। One more dose I can take. One more dose I can take. Temperature is more. नहीं, एक अभी जैसे ये जो प्लम्बम है, एक डोज और ले लो। ओके एक रात को जरूरत को सोने से पहले भी ले सकते हो। ओके ओके। हाँ, अगर बहुत दुखी हो, बुखार टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है, तंग होने लगो, ओके तो लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है। इसको 2-3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि दवाई ठीक है। अभी आपका जो माइंड है ना, वो बदल गया है। ओके ओके, बदल गया है ना? हाँ लगता है। जो भी थॉट थे अब नहीं आ रहे ना वैसे। क्या सर, क्या बोले? जो थॉट थे आपको, हाँ हाँ विचार, चिंता वगैरह वाले, वो नहीं आ रहे ना। हाँ, वो नहीं आ रहे हैं। दिमाग भी अब काम कर रहा है, जैसे पहले था ना बड़ा कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, वो सब खत्म हो गया है। तो दवाई ठीक है तो, लेकिन जो फिजिकल है बुखार शुखार, उसमें तो थोड़ा समय लग जाता है बॉडी को रिकवर करने में, लेकिन सिस्टम ठीक हो गया है। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सर। कल मैं फिर आपको फोन करूँगा। देख लेना, जरूरत लगे तो कर लेना। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलो। गुप्ता जी है क्या? गुप्ता जी नहीं मिलेंगे, 2-3 घंटे तक नहीं मिलेंगे। 2-3 घंटे में? रात 8 बजे तक मिलेंगे? 8 बजे 8:30 तक देख लेना, फोन करके मिल जाए तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ सर, वो मैंने आपको 20 तारीख से आप मेडिसिन लिया था सर, 20 तारीख में। 20 तारीख को मेडिसिन लिया था। हाँ, तो उससे मेरे को वो आपने वो प्लम्बम बिल दिया था, 3 दिन में लिया था प्लम्बम बिल। हाँ, 20 तारीख को, तो उससे मुझे बहुत कुछ मतलब लगा था, फीवर भी चला गया, खाना भूख भी लगी, सभी चीज है। लेकिन अभी खांसी बहुत हो रही है, सब इतनी खांसी हो रही है कि वो परेशान हो रहा है, बहुत ही खांसी आ रही है। बुखार के तो खांसी सूखी होती है, बलगम वाली होती है। हाँ, दोनों अल्टरनेट चलता है वो, लेकिन वो बुखार वाला सब चला गया। हाँ, खाना भी अभी चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन पहले बुखार कब से चल रहा था? बुखार तो बहुत दिन से चल रहा था, 8 दिन से चल रहा था। मतलब 30 तारीख में आपको फोन किया था, उसके 3-4 दिन पहले चल रहा था, कल परवा 17 तारीख को। तो मतलब बुखार कम हो गया, 104-105 तक था, तो अभी तक बुखार एकदम कम हो गया। बाकी सब ठीक है। वो खांसी, लेकिन खांसी बहुत आ रही है, मतलब धीरे धीरे घट नहीं हो रही? कभी लगती है खांसी धीरे धीरे कम नहीं हो रही? खांसी कम धीरे धीरे, बहुत कम धीरे से हो रहे थे, बहुत मतलब कम धीरे धीरे हो रही है ना। तो अभी इसको रिपीट कर लो पहले, और एक डोज ले लो। हाँ, एक डोज अभी और ले लो, फिर कल देखना कल क्या पोजीशन है। कल नहीं कम होती है तो कल एक डोज और ले लेना। 3 ले लिए तो अभी और एक डोज ले सकते हो? अभी एक डोज ले लो, अगर कल तक और ठीक नहीं होती तो फिर एक कल ले लेना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ट्यूसडे को बताना मुझे। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। अभी बिजी चल रहा था ना 2 दिन से। हेलो, हाँ, मैं 2 दिन से बिजी था बहुत ज्यादा। हाँ सर, मुझे पता चल गया सर। हाँ, अभी जैसे हाँ, चलो अभी सर वो खांसी तो अभी चल रहा है, मतलब थोड़ा कम है, लेकिन चल रहा है खांसी।
तो वो खाते वगैरह थोड़ा इरिटेशन तो टाइप होता है, थोड़ा खाते वगैरह थोड़ा इरिटेशन होता है उसमें, टंग में वगैरह अपने ये थ्रोट में खाते वगैरह थोड़ा सा। लास्ट में क्या दवाई दी थी? कौन सा? वो प्लम्बम में थे। हाँ, उससे कुछ फर्क तो पड़ा था तुम्हारे को? हाँ, उसको 6 डोज लिया है तो उसमें मेरा मतलब बुखार वगैरह सब चला गया था, बुखार चला गया, बाकी सब मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे, लेकिन अब ये खांसी तो थोड़ा सा अभी चल रहा है, खांसी का। नहीं, धीरे धीरे कुछ कम हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ, थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन वो कभी रात में आती है, कभी सुबह आती है, कभी खांसी, उसमें थोड़ा सा वही प्रॉब्लम बाकी है। नहीं, जब धीरे धीरे कम हो रही होती है ना तो उसको कुछ करना नहीं होता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो अभी मैं गर्म पानी के वगैरह वो करता हूँ, गर्म पानी वगैरह थोड़ा करके। हाँ, चलो वो कर लो। हाँ, पर जब तक तो अभी कुछ करना नहीं ना, मतलब? नहीं, अभी अगला दिन हफ्ता भर तो सबसे। ओके, बस ठीक है सर, तो उसीलिए वो आप कॉन्टेक्ट करना था मुझे। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। वो मैं आपको इसे फोन किया, अभी मेरा सभी ठीक है सर, अभी ऑलमोस्ट 50-60% ठीक हूँ अभी। 60% ठीक है यार। तो कभी बीच में पैर दर्द करता है, पैर वगैरह में वो बीच पेन वगैरह होता है। हाँ, थोड़ा सा उसके वो होता है, लेकिन अभी बाकी तो सभी ऑलमोस्ट ठीक होते। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अभी आपको 20 अगस्त को मैंने आपसे विजिट दिया था, 4-5 शीट जो भी दिया था मैंने अपने प्लम्बर में से। अभी तो मैं एकदम मतलब बहुत सारा ठीक है, 50% तो ठीक ही हो जाता हूँ। तो अभी मैं आपको कब कांटेक्ट करूँ इसके लिए? मैं जब जरूरत लगे जब करो ना, बिना मतलब के करने का कोई फायदा नहीं है। करेक्ट। तो जब अभी मैं कब तक करते सर? अभी आपको भी मेरा काम सब संभाल, मैं भी थोड़ा सा सीख रहा हूँ आपसे, मतलब इसलिए मैं अभी धीरे कर रहा हूँ। तो आपको जो क्या है प्रैक्टिस करते हो आप? हाँ सर, प्रैक्टिस अच्छी है मेरे मतलब 67 सक्सेस रेट है अभी मेरा। नहीं, आप डॉक्टर हो या वैसे ही आप जर्नल? नहीं, डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मेरे को 15 साल से मैं यही कभी पढ़ा ये कर रहा हूँ होमोपैथी में। तो अभी आपकी सिस्टम में 6 महीने से चालू किया है मेरे, क्योंकि पहले तो मैं ऐसे ही अलग अलग वो कुछ ये सब बाकी का ये सब कर रहा था पहले। तो अभी आपकी सिस्टम में 6 महीने से तो मुझे 30-40% आपका बहुत मतलब ये है अच्छा सिस्टम से। और मैं मतलब अभी मेरे फैमिली में सब लोगों को मतलब आपकी मेडिसिन, आपकी ये सिस्टम जो है सब लोगों को लागू हो गया। अब मेरे केस में भी थोड़ा सा ज़रा मैं आवाज गेटिंग बायस, मेरे केस में भी थोड़ा मैं सोचा प्रॉब्लम में मेरा मैसेज कैसा आएगा, मेरा ये थोड़ा 2-3 बार मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था, आपको कांटेक्ट किया गया। हाँ सर, आ तो गए ना? हाँ सर, हाँ सर, थोड़ा बायस ही थोड़ा है, थोड़ा सा तो इसलिए मैं सीख भी रहा हूँ, तो पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कभी भी मैं दे सकता हूँ। नहीं, वो मैं हमारा काम सिर्फ सजेस्ट करना है, प्रॉब्लम का काम तो पेशेंट को देखना होता है वो क्या करेगा। ये जो जैसे हम लोग बात करते हैं, और जैसे आजकल क्या है, जैसे पहले तो मैं अपनी आवाज में शूट करता था वीडियोस। ओके, देखा होगा आपने ना यूट्यूब पे। या अभी मैं कुछ जैसे आजकल बहुत सारे लोग टेलीफोन पे दवाई ले रहे हैं। हाँ, तो मैं अब कुछ ऐसा मैंने कुछ वीडियो ऐसे बनाए हैं जो जैसे अभी आपसे बात हुई है, जितनी भी बात हुई है सब रिकॉर्डेड है मेरे पास। अच्छा, ओके सर। हाँ, तो इस आवाज को, जो भी पेशेंट की आवाज है, मैं उसको यूट्यूब पे एज इट इज डाल देता हूँ एडिट करके। एडिट करके मतलब एडिट उसमें वो कर देता हूँ, मतलब उससे आइडेंटिटी छुपा देता हूँ। जैसे आपने अपना नाम बोला तो नाम काट दूंगा, लोकेशन, ऐसे जो भी मतलब उसमें कुछ आइडेंटिटी वाला पार्ट होता है करेक्ट वो काट देता हूँ, और बाकी एज इट इज उसको रखता हूँ, जिससे पेशेंट्स को, जो भी व्यूअर्स है, उनको एग्जैक्ट पेशेंट की भाषा में मिले। ओके। तो ये आपको, अगर मैं जितने भी मैंने अभी तक आपकी आवाज बनाई है, कंसल्टेशन जितने भी लिए हैं, तो मैं क्या इनको यूज कर सकता हूँ वीडियो बनाने के लिए? हाँ, बिल्कुल कोई छुपाने कुछ है नहीं, सही है वही। फिर भी कंसेंट मैं सबकी लेता हूँ। हाँ सर, तभी डालता हूँ, ऐसे नहीं डालता मैं किसी का भी। या करता। हाँ,
तो वो ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस तो मैं कर ही रहा हूँ, 15 साल से भी मैं कर रहा प्रैक्टिस। हाँ। मुझे मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है और मेरा अभी सब तो मैं उसमें लगा हूँ अभी। हाँ। तो अभी देखिए 5-6 महीने में, पिछले 5-6 महीने या 1 साल में मेरा थोड़ा बहुत केस वगैरह आ गया था, तो हाँ। उसकी वजह से मैं थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन अभी मैं अभी मेडिसिन से बहुत अच्छा हो गया मेरा, तो बहुत अभी चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपकी आवाज का, कर सकूँ सर? आपकी आवाज का आज तक का जितने भी मेरे रिकॉर्डिंग है ओके सबको मिला के वीडियो बना के अपडेट करेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, ओके, वेलकम। ओके ओके ओके। आपने देखा कि कैसे एक प्लम्बम को कितनी आसानी से हमने कुछ ही देर के वार्तालाप से सेलेक्ट कर लिया, जबकि प्लम्बम एक बहुत डीप एक्टिंग माइजमेटिक रेमेडी समझी जाती है, जो कि खांसी जुकाम जैसे सिंपल केसेस में नॉर्मली डॉक्टर्स नहीं देते हैं, होम्योपैथ नहीं देते हैं। तो वो ज़्यादातर इसको बहुत ही, जहाँ कुछ पैरालिसिस होता है, वीकनेसेस होती हैं, बहुत मतलब डीप पैथोलॉजी होती है, एडवांस पैथोलॉजी होती है, उन केसेस में ज़्यादातर इसका यूज करते हैं। पर कोई भी दवाई डीप एक्टिंग माइजमेटिक, लेडीज रेमेडी, फीमेल रेमेडी, मेल रेमेडी, चाइल्ड रेमेडी वगैरह वगैरह नहीं होती है। किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्व दवाई के चुनाव में रोगी की मानसिक अवस्था का होता है कि वो वर्तमान अवस्था में किस प्रकार से बर्ताव कर रहा है, या जो वर्तमान हालात हैं उसके अंदर, शरीर के बाहर के आसपास के, उनके प्रति वो कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। वही उसकी वर्तमान मानसिक अवस्था होती है, उसी पे प्रिस्क्रिप्शन देना होता है। फिर चाहे दवाई एकोनाइट से जिंकम तक कोई भी दवाई आए, उसी को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, चाहे पैथोलॉजी कितनी भी ज़्यादा एडवांस हो। ये नहीं कह सकते कि एकोनाइट माने एक नाइट, मतलब एक ही रात की दवाई है, कि जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो एकोनाइट के तो सिम्टम ही खत्म हो जाते हैं। जब सिम्टम ही खत्म हो जाते हैं तो फिर पेशेंट, उस दवाई को बनाने का फायदा ही क्या है, जब पेशेंट तो ये तो नहीं ना 2 मिनट में ही आ जाएगा। तो परंतु हमने क्लिनिक में देखा है कि इस मानसिक अवस्था के आधार पर एकोनाइट, बेलाडोना, जो बड़ी एक्यूट दवाई समझी जाती हैं, उनको भी हम कैंसर और जैसे भयानक रोगों को ठीक करने में सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर चुके हैं, और उसका प्रिस्क्रिप्शन भी आसान होता है, जैसे हर दवाई का प्रिस्क्रिप्शन बड़ा आसान होता है। सिर्फ जरूरत होती है कि हम उस मेडिसिन की पर्सनैलिटी को बहुत ही गहनता और सूक्ष्मता से समझ जाएं। जैसा कि इस केस के माध्यम से आपने देखा, प्लम्बम जैसी डीप एक्टिंग मेडिसिन का चुनाव कुछ ही मिनटों में खांसी वगैरह के लिए कर लिया गया और वो ठीक भी हो गया। तो अब मैं आपको इन रूब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं कि इनका क्या मतलब होता है। एक रूब्रिक हमने लिया था सबसे पहले, एंजाइटी फियर विद। इसका मतलब क्या है कि उसके साथ उस मरीज को एंजाइटी भी है और डर भी है, दोनों साथ हैं। मतलब एंजाइटी ज़्यादा है और डर कम है। तो जब डर होता है तो व्यक्ति अपने डर की वजह को जानता है कि किस चीज़ से उसको डर लग रहा है। परंतु एंजाइटी में परिणाम निश्चित नहीं होता है, उसमें अननोन का फियर होता है। अननोन माने किसी ऐसी चीज के घटित हो जाने का जो उसके लिए वेलकम नहीं कर रहा है, जो उसको पसंद नहीं है। तो कभी भी पेशेंट इसलिए, क्या कोई भी इंसान इसलिए नहीं घबराता कि उसका कहीं भला ना हो जाए। तो हमेशा जो एंजाइटी होती है, आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में किसी ना किसी खराब अवस्था, अप्रिय अवस्था के आने या घटित होने की होती है। जैसे कि मैं कई बार एग्जाम में पता नहीं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं फेल ना हो जाऊं, यानी उसको ये सर्टेन नहीं है कि वो फेल हो ही जाएगा, और ना ही ये सर्टेन है कि वो पास हो ही जाएगा।
लेकिन दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा है कि फेल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सोच रहा है कि कहीं फेल ना हो जाऊं। तो एंग्जाइटी हमेशा तब होती है जब हमको नेगेटिव परिणाम आने की काफ़ी उम्मीद होती है, तब हम घबराते हैं। तो ऐसे ये रोगी था। तो एंग्जाइटी हुई वर्तमान की अवस्था में, और फियर कब हुआ? फियर के कॉज को हम जानते हैं कि ये हो जाए, मुझे ट्यूबरकुलोसिस ना हो जाए, एक स्पेसिफिक दायरा है, कहीं मेरी हड्डी ना टूट जाए, कहीं मेरी किसी से लड़ाई ना हो जाए। तो फियर एक स्पेसिफिक चीज है जिसको जाना जाता है। एंग्जाइटी में अनसर्टेन होता है, नोज नॉट व्हाट, कि होने क्या वाला है, क्या होएगा, कैसे होएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब अनसर्टेन चीज़ है, अनिश्चित चीज़ है, तो इसलिए इसको एंग्जाइटी कहते हैं। और जो फियर है उसमें बिल्कुल डेफिनेट होता है कि जैसे अरे कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, या मैं तो गिर गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे को चोट लग जाएगी, ऑपरेशन करा रहा हूं तो कोई कट ना जाए। तो ये एक स्पेसिफिक वजह और उसका परिणाम फियर में रोगी बताता है आपको। अब यहाँ रोगी में ये था कि मैं ये बुखार अरे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है का मतलब है क्या है, सही क्यों नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है उसको एक बेचैनी के भाई अंदर क्या घटित क्या हो रहा है, डर है किसी ऐसी चीज का कि कहीं ये आगे लंबा ना खिंच जाए, कहीं खराबी ना कर दे, कोई और खराबी तो नहीं पनप रही है। तो ये डर और चिंता दोनों साथ साथ इस रोगी में चल रहे हैं, तो इसलिए हमने ये रूब्रिक लिया था। तो ये किसी भी अवस्था में किसी भी पेशेंट में हो सकता है, पर इनको स्टडी करने के लिए जरूरी है कि आप जो अपने दैनिक जीवन में घटनाएं घटती हैं वहाँ से आप इन चीज़ों को सीखें, फिर बाद में वही सीखी हुई चीज़ मरीज के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करें, क्योंकि हर मरीज अपने लिए अलग किस्म की समस्या लेके आता है। तो अगर हमने पहले से उस समस्याओं को, चीज़ों को, हालात को समझा नहीं होगा तो पेशेंट चाहे कुछ भी बोलता रहे वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि एंग्जाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, डार्क हो रहा है या कुछ और हो रहा है। तो पहले से हमें तैयारी करके रखनी पड़ती है, यानी स्टडी हमेशा जारी रहती है। अब एक और हमने रूब्रिक लिया था इसका, ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम। ईगोटिज्म का मतलब होता है कि वो अपने से डायरेक्टेड होता है, मैंने ऐसा किया, यानी वो अपनी पावर के ऊपर भरोसा करता है, या मैं ऐसा करूँगा, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो जो मैं कोई भी हरकत उस या इतना अच्छा परिणाम दे दिया। अब ये जो रोगी है ये भी बार बार मुझसे को कह रहा था कि सर मुझको खांसी है, बुखार है, लेग्स में पेन है, हेडेक है, पर मैं मैनेज कर रहा हूं, यानी अपनी पावर से उस डिजीज को अपने पर हावी नहीं होने दे रहा, अपने हिसाब से उन चीजों को चला रहा है। तो यानी ये कह रहा है कि मेरे सामर्थ्य के कारण, मेरी शक्ति के कारण, मेरी काबिलियत के कारण ये उस बीमारी को बीमारी के हिसाब से नहीं बढ़ने दे रहा, पर मैंने उसको अपनी पावर से बीमारी को अपने हिसाब से मैं चला रहा हूँ, यानी बीमारी की मर्जी मेरे सामने नहीं चलती है। तो ये मैं का दायरा होगा कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, मेरे कारण हो रहा है। तो ये हालांकि कोई भी मरीज अगर बीमारी बढ़ेगी, बुखार बढ़ेगा और कुछ होगा तो वो मैनेज थोड़ी कर पाएगा, वो तो जो होगा तो होगा ही होगा। तो इसलिए ये कहना कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, कंट्रोल किए हुए हूँ, तो ये ठीक भाषा नहीं है, ये व्यक्ति के अहंकार को दर्शाती है। तो एक और रूब्रिक हमने जो लिया था, जेस्चर्स मेक्स ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क इन दी। तो इसका मतलब होता है कि पेशेंट ये कहता है, ऐसे हाव भाव दर्शा रहा है, कर रहा है, बना रहा है कि जैसे तो वो अंधेरे में कुछ टटोल रहा है। तो टटोलते कब है हम लोग? जब हमको किसी चीज की तलाश होती है,
यानी हमको मालूम होता है कि हमको ये चीज चाहिए, और कुछ हद तक ये भी पता होता है कि वो चीज हमको कहाँ मिलेगी। जैसे अगर आप लाइट चली जाती है तो हम मोमबत्ती ढूंढते हैं, तो हमको अंदाजा होता है कि मोमबत्ती किचन में मिलेगी या ड्राइंग रूम के किसी मेज के दराज में मिलेगी या अलमीरा में मिलेगी या कहीं टेबल पे रखी होगी। तो इतना आइडिया हमको पहले से होता है, तो हम पर बिल्कुल साफ नहीं पता होता कि मोमबत्ती वहां रखी है और जाएं और उसको पिकअप करके ले आएं। तो वो तो आसान काम है। ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब हमारे पास लाइट हो। तो जब लाइट नहीं होती तो हम धीरे 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 उस स्थान की तरफ बढ़ते हैं जहां हमें वो जो भी चीज चाहिए वो रखी होने की उम्मीद होती है। जैसे मोमबत्ती चाहिए, तो अगर हमें मालूम है कि मोमबत्ती अलमीरा के दराज में रखी है, तो धीरे 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 हम अलमीरा की तरफ बढ़ते हैं। पर अंधेरा नहीं होता तो कभी हम इस चीज से टकराते हैं तो कभी उस चीज से टकराते हैं, या फिर दोनों हाथों को आगे की बढ़ाकर चीजों को छू छू कर देखते हैं कि रास्ता किधर से है, कहीं मैं गलत चीज से तो नहीं टकरा गया। तो हमें मालूम होता है कि मंजिल सामने है, मंजिल वहां पर है। तो इसलिए जो भी रास्ते में चीजों को हम छू रहे होते हैं वो हमें एक दिशा निर्देश दे देती है कि अब हमें आगे बढ़ना है, इतना दूर बढ़ना है, लेफ्ट रह गया, राइट रह गया। तो छू छू के हम अपने उस गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां कि हमको वो मोमबत्ती मिलेगी। अब मान लो अलमीरा है, उसमें ड्रॉज है, उसमें केवल एक मोमबत्ती ही नहीं होती है, और भी सामान पड़ा होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका हाथ सीधा मोमबत्ती पर ही चला जाए, क्योंकि वहां तो अंधेरा है। तो इसलिए जब हाथ डालते हैं दराज के अंदर तो उसमें आपके हाथ पे किसी और चीज आ जाती है, अरे नहीं तो ये तो ताला है, अरे नहीं नहीं ये तो पेंसिल है, ये चीज। तो वो छू कर और ज्ञान लेकर आप उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको मोमबत्ती चाहिए। तो इस तरह वो चाहिए का मतलब लाइट ग्रुपिंग, और जो टटोल रहे हैं वो इसलिए कि आपको साफ दिख नहीं रही कि ये मोमबत्ती, और उसको उठा ले। तो इस तरह जो ग्रुपिंग डार्क एजिफिन वाला रोगी होता है वो ये तो जानता है कि उसको क्या चाहिए, पर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा ये नहीं जानता। तो इसलिए चीजों को वो ट्राई मारता है, चाहे बौद्धिक लेवल पे और चाहे जीवन के वास्तविक स्तर पर। जैसे ये व्यक्ति भी बार बार कह रहा है कि सर मुझको समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है, कैसे ठीक होगा, इसके अंदर ये तो नहीं हो जाएगा, फलाना तो नहीं हो जाएगा, खराबी तो नहीं हो जाएगी, स्ट्रामोनियम ले ली उससे ठीक नहीं हुआ, फिर उसने पल्सेटिला ले ली उससे ठीक नहीं हुआ। मतलब उसको ये तो मालूम है कि ये मेरी दवाइयों से ठीक होगा, पर कौन सी से ठीक होगा ये उसको मालूम नहीं है, इसलिए वो ले लेके देख रहा है। जब उसने पल्सेटिला लिया उसको आराम नहीं आया तो उसको लग गया कि पल्सेटिला दवाई नहीं है, तो फिर वो नई दवाई की तरफ चल गया, स्ट्रामोनियम ले ली उससे भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसको लगा कि डॉक्टर से लेना चाहिए, तो फिर वो मेरे पास फोन किया। तो यानी वो जानता है कि मेडिसिन तो चाहिए, तो यानी करेक्ट मेडिसिन नहीं मिली तो जो नई करेक्ट होती है उसको छोड़ता जाता है, जब तक कि अपनी उस मंजिल पर यानी उस डिजायर्ड चीज के ऊपर ना पहुंच जाए। तो यहाँ भी ये उस मेडिसिन की तलाश में है, अपने बुद्धि के बल पर या डॉक्टरों से कंसल्ट कर करके कि जो भी इसकी बीमारी को ठीक कर दें। इसलिए बार बार कहता है कि ये मैंने ये ली, फिर वो ली, फिर ये ली, फिर समझ नहीं आया क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो फिर मैंने आपको फोन किया। तो क्या करूं का मतलब यह है कि वो चीजों को टटोल रहा है और वो रास्ता स्पष्ट रूप से देखना चाहता है कि जहां से वो चीज मिल जाए, जिस रास्ते पे चल के। तो इसीलिए हमने अगला रूब्रिक जो लिया था लाइट डिजायर फॉर। तो लाइट डिजायर फॉर का मतलब होता है कि प्रकाश को पाने की इच्छा। तो जब प्रकाश आता है तो हमको चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। मान लो अंधेरे में अगर आपको चलना है रास्ते में तो आपके लिए बहुत कठिन होता है चलना। एक तो सीधी दिशा में नहीं चल पाते हैं, दूसरा फिर कहाँ चीज रखी है, कोई कहाँ गड्ढा है, उस चीजों के बारे में भी हमें कुछ दिख नहीं रहा होता, तो हम लड़खड़ाते हुए चलते हैं, रुकते हुए चलते हैं, आसपास चीजों को हाथ लगा के हुए चलते हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि अरे किसी तरह से लाइट आ जाए तो हमें दिख जाए तो हम सही ढंग से चल पाए। तो वो जो सही ढंग से चलना होता है वो लाइट डिजायर है कि भाई सीधा ही जो चीज चाहिए वहां तक पहुंच जाए। तो डार्क इन
तो लाइट डिजायर आदमी कब करेगा? जब उसके पास लाइट नहीं होगी, यानी उसको स्पष्ट चीजों का पता नहीं होगा, तब करेगा। तो यहाँ भी ये रोगी अपने आप दवाई खाई, फिर स्ट्रेमोनियम खाई, तो अब तीसरी बार इसने मुझे फोन करके दवाई के बारे में और होम्योपैथी के नॉलेज के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की है। तो यानी अब इसको लग रहा है कि मेरे को सही डॉक्टर मिल गया है, यहाँ से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसने ग्रुप करना छोड़ा है, यानी बीमारी की तरफ से ध्यान हटा लिया है या हट गया है। क्योंकि जब चीज मिल जाती है आपको इच्छित वस्तु, मान लो मोमबत्ती टटोल रहे हैं और मोमबत्ती मिल गई, तो फिर हमारी तलाश खत्म हो जाती है, फिर हम टटोलना बंद कर शांति से उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह ये कब खत्म हुई लाइट डिजायर? जबकि उसको मेरे द्वारा प्लम्बम मेटालिकम दे दी गई, तो उसको लगा कि दवाई ठीक है और बाद में उस दवाई ने उसको ठीक भी कर दिया। तो वो लाइट डिजायर भी खत्म हो गई, ग्रुपिंग भी खत्म हो गई, साथ ही साथ उसके जो फियर थे वो भी खत्म हो गए, और जो ये लग रहा था कि मैं करूंगा वो भी खत्म हो गया, क्योंकि दवाई तो डॉक्टर साहब ने सेलेक्ट करी है। तो ये सारे रूब्रिक खत्म हो जाते हैं, तो बिहेवियर बदल जाता है। तो ये बदला हुआ जो बर्ताव है, ये सबूत है कि हमारी मेडिसिन पूरी तरह से ठीक है। तो दवाई देने के बाद अगर इस किस्म का स्वभाव बदल जाता है तो प्रिस्क्रिप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट होता है। तो लेकिन जो फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं या मानसिक डिसऑर्डर हैं, उनको दवाई सही होने के बावजूद भी वो तुरंत ही ठीक नहीं होते हैं। तो हमारी दवाई लेने के बाद पेशेंट को कुछ समय में ही, बहुत जल्दी ही कुछ अच्छा फ्रेश महसूस होने लगता है। उसकी जो चिंताएं फिक्र थी या इसी किस्म की और चीज थी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो फिर तो हम समझ जाते हैं कि ये ठीक दिशा में चल रहा है ये। तो इस तरह से हम रूब्रिक्स का अध्ययन करते हैं। अब कोई भी रूब्रिक बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं होता है, मतलब कि उसका उस रूब्रिक का दूसरे और रूब्रिकों से कोई भी सीधा संबंध नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो हर रूब्रिक का, एक दवाई के एक मेन रूब्रिक का, 2, 4, 5 मेन रूब्रिक का, और उस औषधि में जितने भी रूब्रिक दिए हुए हैं मेंटल या फिजिकल, सभी से एक अटूट रिश्ता होता है। तो ये नहीं है कि हमने एक रूब्रिक समझ लिया तो हम दवाई के मास्टर हो गए। तो हमें उसी से संबंधित बहुत सारे नए नए शब्दों का मेडिकल भाषा के हिसाब से उसका मतलब भी समझना होता है। तो जब पेशेंट आता है तब हम आसानी से समझ पाते हैं कि पेशेंट क्या बात कर रहा है, किस रूब्रिक के बारे में बात कर रहा है, इसकी मानसिक अवस्था कैसी चल रही है, क्योंकि वो सब कुछ हमने पहले से ही अपने अध्ययन से सीखा हुआ होता है। तो इस समय दवाई फिर बड़ी आसानी से हम सेलेक्ट कर पाते हैं और सटीक कर पाते हैं। तो ये होम्योपैथी एनलाइटेंड का कमाल होता है। तो क्योंकि मैंने ये 4 ही रूब्रिक लिए थे, तो इन्हीं चारों रूब्रिक को मैं अभी वर्णन किया है। लेकिन जो ये रूब्रिक है, जेस्चर्स मेक्स ग्रोपिंग एज इफ डार्क इन दी, तो ये सॉफ्टवेयर वालों ने जो आजकल मॉडर्न रिपर्टरीज बनाई है, उन्होंने लिया है। बल्कि उन्होंने मेन रूब्रिक जो कैंट रिपर्टरी में था उसकी जगह को बदलकर यहाँ इस हेड में जेस्चर्स में वो ले आए हैं। तो ये गलत तरीका है। यहाँ इस तरह से रखने का मतलब है कि इस रूब्रिक का तो बिल्कुल मतलब ही बदल गया, और जो कैंट साहब का ओरिजिनल रूब्रिक है उसका तो मतलब ही कुछ अलग है। तो वहाँ जेस्चर्स नहीं है, वहाँ सिर्फ ग्रुपिंग एज इफ डार्क इन, कि ऐसे टटोल रहा है जैसे तो वो अंधेरे में है। जैसे तो का मतलब है कि वो एग्जैक्टली अंधेरे में तो नहीं है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपनी परिस्थिति के बारे में मालूम है, पर पूरा नहीं मालूम, इसलिए जैसे तो है। तो लेकिन वो प्रयास कर रहा है उसी सीमित शक्ति में अपने समस्या के समाधान को ढूंढने का। तो इसलिए ग्रुपिंग डार्क एज इफ इन, जो नॉर्मल चलते फिरते लोग होते हैं उन पे इतना नहीं लगता है बनस्पत की कि वो इलाज करा करा के थक जाएं, तब ये रूब्रिक ज़्यादा लगता है। तो अब ये कैंट साहब का रूब्रिक अलग है, सॉफ्टवेयर वालों का रूब्रिक अलग है, पर कैंट साहब ने जो रूब्रिक बनाया है केवल वही ठीक है। सॉफ्टवेयर वालों ने जो इसकी
जगह बदल दी है रूब्रिक की, वो पूरी तरह से गलत है। ऐसे रिपर्टरी में हजारों उदाहरण हैं जहां रूब्रिक की जगह बदलने से वो उस रूब्रिक का मतलब ही बदल जाता है, या उस रूब्रिक को आगे पीछे करने से भी उस रूब्रिक का मतलब बदल जाता है। तो जो कैंट रिपर्टरी में दिए गए हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक रूब्रिक है, या जो आर्थल की सिंथेटिक रिपर्टरी है वो भी बहुत ऑथेंटिक है, पर वो सॉफ्ट कॉपी उसकी नहीं मिलती है। तो इसलिए हम इन रिपर्टरी तक अगर अपनी स्टडी को सीमित रखेंगे तो फिर हमारे प्रिस्क्रिप्शन में गलती होने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाएगी। वरना अगर आप 4 रिपर्टरी में एक केस को एनालाइज करें और मान लो आपने एक पेशेंट के 10 रूब्रिक बनाए, अब उन 10 रूब्रिक्स को अगर आप 4 अलग अलग रिपर्टरीज में फीड करेंगे ताकि उनका एनालाइज अलग अलग रिपर्टरी में कर सकें, रिपर्टराइजेशन कर सकें, तो आप ज़्यादातर समय ये पाओगे कि चारों रिपर्टरी में एक ही दवाई नहीं आ रही है। तो हो सकता है 3 में एक आ जाए तो चौथी में गलत आ जाए, यानी डिफरेंट मेडिसिन आ जाए। तो इसका सीधा मतलब है तो फिर कौन सी ठीक है, जो 3 में आई या चौथे में आई? तो क्या हर इंसान को, हर होम्योपैथ को 10-10 रिपर्टरी में एक केस को रिपर्टराइज करना पड़ेगा? और फिर मान लो उसमें अलग दवाइयाँ आती हैं तो हमारे पास क्या सबूत है कि ये दवाई ठीक है? तो अगर ऐसा करना भी अगर पड़े तो भी हमको मैट्रिया मेडिका की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फिर वो पेशेंट के जो भी बर्ताव है उससे मैच करना चाहिए, तभी सफलतापूर्वक होम्योपैथिक में एक जो मेडिसिन के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके पास मेडिसिन के द्वारा पैदा हुए साइन सिम्टम्स नहीं है तो फिर किसी भी हालत में हम इसको कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ ये दवाइयाँ फिर हवाई बातें रह जाएंगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आपको मेरे इन वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ होता है, ये मैं पक्के तौर पे जानता हूँ, ज़्यादातर को होता है, क्योंकि लोग लगातार मेरे इन वीडियो को बहुत ही श्रद्धापूर्वक देखते हैं, सीखते हैं, उनकी प्रैक्टिस बढ़ भी गई है। उनकी प्रैक्टिस बढ़ गई है, परंतु बहुत सारे लोग बहुत तारीफ करते हैं और उसमें कुछ तो नकारात्मक कमेंट भी लिखते हैं। तो मुझे उनसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, पर मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो ऐसा ना करें। अगर आप किसी चीज़ से लाभ उठाते हैं तो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके अंदर नहीं होगा, एक एहसान फरामोशी होगी, तो जिंदगी में न होम्योपैथी आएगी न कुछ और आएगा, केवल दुख जीवन में जरूर आएंगे, ये गारंटी है, ये कुदरत का नियम है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको जानकारी नहीं है और इसी अज्ञानतावश आप अपना नुकसान कर लेते हैं। तो बिल्कुल दिल से, दिमाग से बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, दूसरे के बताए हुए जो भी मार्ग है अगर उससे लाभ उठा रहे हैं तो उसको स्वीकार करें और बोल्डली स्वीकार करें, सबको बताएं कि ये इस तरह से हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस किस्म के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। 23 सितंबर वाली जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी और जो पेशेंट का क्लिप है, ये स्टार्ट होती है 16 मिनट 12 सेकंड से लेके 20 मिनट 40 सेकंड तक। इसकी आवाज़ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं है, ना पेशेंट की आवाज़ अच्छे से समझ आती है और ना ही मेरी आवाज़ अच्छे से समझ आती है। इसलिए मैं आप लोगों की सुविधा के लिए वीडियो के एंड में इस आवाज़ को रिकॉर्ड अपनी आवाज़ में कर रहा हूँ, इस कन्वर्सेशन को। तो रोगी कहता है, सर मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि मेरी तबीयत अभी ठीक है, वो पर जो पहले काफ़ी पहले से एड़ी के पास में और टांगों में मतलब सर लेग्स में जो दर्द होता था
वो अभी कभी कभी करता है, बाकी की तो सारी समस्याएं लगभग ठीक है। तो मैं कहता हूं अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सर मैंने 20 अगस्त को पहली बार आपसे कंसल्ट किया था तो आपने मुझको प्लम्बम मेटालिकम 200 दिया था, उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक होता गया। सर मैं अभी दोबारा आपसे कब कांटेक्ट करूं? तो मैं उसको बताता हूं भाई जब आपको मुझसे बात करने की जरूरत लगे तब कर लेना। ठीक है सर, वेल ठीक है सर। तो इसके बाद इसको, क्योंकि अपनी फीस के बारे में डिस्कस करने लगा, तो इसके बाद मैंने डिटेल में अपनी फीस के बारे में समझाया कि फीस हम कैसे लेते हैं। तो इस पोर्शन का पेशेंट जो आम व्यूअर्स हैं उनको समझने की आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस पोर्शन को वीडियो बनाते समय डिलीट कर दिया है। तो रोगी आगे बताता है, सर मैं आपके वीडियो से काफी कुछ सीख रहा हूं और आपके वीडियो से सीखकर मैं मरीजों को ठीक भी कर रहा हूं। अच्छा, तो क्या आप होम्योपैथिक डॉक्टर हो क्या? नहीं सर नहीं, मैं तो एक वैज्ञानिक हूं, साइंटिस्ट हूं और 15 वर्षों से मैं होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर रहा हूं। पर अभी जो आपके वीडियो मैंने देखे और आपके सिस्टम से तो मैं 6 महीने से मरीजों को ठीक करना शुरू कर दिया सर। पहले तो मैं वैसे ही करता रहता था जैसे सब करते हैं, जैसे कि बाकी होम्योपैथिक डॉक्टर करते हैं, मेरा मतलब है। अभी आपके सिस्टम से काम करने से मुझको 30-40% रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं सर। सर मेरी फैमिली को भी मैं आपके सिस्टम से ही ठीक करता हूं, पर मैं सर अपना केस थोड़ा सा मैं बड़ा शंकाग्रस्त था कि आपने कैसे मेरे केस से प्लम्बम मेटालिकम एकदम से बता दी। सर मुझको आपकी बात ना समझ नहीं आ रही थी कि आप इतनी जल्दी प्लम्बम मेटालिकम कैसे दे दी, क्योंकि मैं तो सर पूर्वाग्रह से, मैं पहले थोड़ा सा जो पुराने संस्कार हैं, डाउट है, उनमें बंधे हुए हैं सर ना, उससे ही ग्रसित था सर, बायस्ड था सर, मैं बायस्ड। पर सर प्लम्बम से मुझको काफी आराम आ गया, बल्कि मैं तो पूरा ही ठीक हो गया हूं सर। सर मैं आपके वीडियो से सीख भी रहा हूं और सीख कर लोगों को ठीक भी कर रहा हूं। सर मुझे आपकी फीस देने में कोई समस्या नहीं है सर, मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरा काम, मैं उसको आगे बताता हूं, मेरा काम लोगों को फीस के बारे में समझाना होता है, पर यह रोगी पर निर्भर करता है वो किस प्रकार से हमारी फीस जमा कराए। ये पूरी तरह से रोगी की इच्छा पर निर्भर करता है, हमारी तरफ से रोगी पे जरा सा भी दबाव नहीं रहता है। इसके बाद में मैं उससे उसके बाद उसकी परमिशन लेता हूं कि भाई जब मैं वीडियो बनाऊं तो क्या मैं आपकी आवाज का YouTube के वीडियो में प्रयोग कर सकता हूं, तो उसकी अनुमति लेना मेरे लिए बड़े जरूरी था। तो मैं उससे कहता हूं मैं ज्यादातर वीडियो अपनी आवाज में अपने ऊपर शूट करता हूं सर, परंतु अब मैं रोगी की आवाज को अपने वीडियो में प्रयोग कर रहा हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपकी आवाज को अपने वीडियो बनाने के लिए प्रयोग कर सकता हूं? हाँ सर, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो सर। इसमें छुपाने लायक कुछ है ही नहीं ना सर मेरे लिए, ये तो उल्टा अच्छा है कि आप मेरे केस की आवाज को यूज करें। तो ये वार्तालाप था जो आपकी सुविधा के लिए मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है। ये लंबा वार्तालाप था जिसमें ज्यादातर फीस वगैरह इधर उधर की बातें थी जो आपके काम की नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाते समय उस क्लिप को एडिट करके ये आपके काम की बात इसमें रखी है।